बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर गौरी अभी अभी खाली हुई थी। बिस्तर पर लेटी तो मन पिछली यादों में डूब गया। साल भर पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही था। पति के अचानक किडनी खराब होने के बाद अचानक इलाज में पैसा पानी की तरह बह गया। उनके जाने के बाद गौरी के जीवन जीने का सारा उत्साह भी चला गया था। सारी जमा पूंजी खर्च हो गई थी। 8 महीने तक अस्पताल की लंबी चौड़ी बिल भरकर अब हाथ बिल्कुल खाली हो गया था। बेटे, बहू और दोनों बच्चों का नाश्ता खाना बनाते बनाते गौरी बिल्कुल थक गई थी। काम वाली भी 2 दिन से आ नहीं रही थी। बहू कुमुद ही पूरे घर की साफ सफाई का काम और ऊपर के काम देख रही थी। साथ साथ बड़बड़ाती भी जा रही थी। शाम होते ही गौरी को तेज बुखार हो गई और सिर दर्द होने लगा। कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उनके रहने पर यही बहू बेटे आगे पीछे घूमते थे। अब तो बेटा भी बात बात पर घुटक देता है। एक दिन तो हद ही हो गई। जब वो पूजा कर रही थी तब बेटे ने आकर कहा, क्या हरदम घंटी बजाती रहती हो माँ? कभी कभी रसोई में कुमुद का भी हाथ बटा दिया करो, वो अकेली कितना काम करेगी। ये सुनते ही उनका मन वितृष्णा से भर उठा था। पत्नी की तकलीफ दिखाई पड़ती है पर माँ की तकलीफ नहीं दिखती। बुखार आते ही वो बिस्तर पर जाकर लेट गई। कुमुद 4 बार आकर झांक गई पर एक बार भी ये पूछने नहीं आई कि तबीयत कैसी है। कोई दवा ही दे देती। खाना तो दूर की बात है। कुमुद को चिंता थी कि शाम को खाना कौन बनाएगा। मेहमान जो आने वाले थे। गौरी बड़ी हिम्मत करके उठी पर चक्कर आने की वजह से गिर पड़ी। दूसरे दिन होश आया तो उन्होंने कमरे में अपने आप को नितांत अकेला महसूस किया। उन्होंने अपना बैग उठाया और उसमें पास रखे पैसे डाले। लड़खड़ाते कदमों से खुद ही अस्पताल की तरफ चल पड़ी। स्कूल की अध्यापिका रह चुकी थी। अकेले जाना उनके लिए कठिन नहीं था पर जिस मन स्थिति में निकली थी वो बार बार विचलित कर रही थी। मन में विचारों की उथल पुथल चल रही थी। जिस परिवार के लिए सुबह से शाम तक सारे घर का काम करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, वही परिवार उनकी तकलीफों को बहाना समझकर झांकने भी नहीं आया। उनको किसी ने खाने को भी नहीं पूछा था। बेटे बहू ने उनको कमरे में रात भर लावारिस की तरह छोड़ दिया। कुमुद का कोई दोष नहीं है। जब अपनी कोख से जन्मा बेटा ही पराया हो गया तो वो तो दूसरी घर से आई है। ये उनकी मजबूरी थी कि वो वहाँ रही थी। पहले भी कुमुद की ये बातें कई बार सुन चुकी थी कि जब देखो बीमारी का बहाना करके सो जाती है। जब देखो बीमारी की बहाना करके सो जाती है। इस बार बुढ़िया बीमार होगी तो अस्पताल में ही छोड़ दूंगी, चाहे जो हो जाए। अस्पताल जाकर खुद ही सारी औपचारिकताएं पूरी की और एडमिट हो गई। तभी एक चिर परिचित सी मुस्कान लिए सामने खड़ी नर्स को देखकर वो चौंक पड़ी। उसके हाथों में दवाइयों की ट्रे थी। सफेद झकझक लिबास में वो उनके पास आकर उनका टेम्परेचर नापने लगी, जो कि सामान्य था। उसने जैसे ही उनकी तरफ देखा चौंक पड़ी। उसने कहा, गौरी मैम, आपने मुझे पहचाना? कक्षा 8 में मैं आपके पास हिंदी पढ़ती थी, आपको याद है? आपने एक बार मुझे क्लास में बातें करने पर बोई के पास खड़े होने का सजा दिया था और मुझे चक्कर आ गया। पूरी क्लास दौड़कर सामने आ गई थी। कोई पानी लेके आया तो कोई पंखा करने लगा। मैं तो आपके गोदी में चिपक ही गई थी। आपने मुझे सहारा देकर सिक रूम में लेटा दिए थे। आपकी वो डबडबाई आंखें मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ मैम। आपने मुझे कितना स्नेह दिया था। 12वीं के परीक्षा के बाद आपसे बिछड़ के मैं बहुत रोई। आप मेरी फेवरेट टीचर थी मैम। आज मौका है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं।
आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी मैम। अमृता की बात सुनकर गौरी की आंख भर आई। गौरी को याद आया आज से 12 साल पहले जब वो स्कूल में पढ़ाती थी। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन पढ़ाते समय पीछे की सीट पर बैठी अमृता किसी के साथ बात कर रही थी और उन्होंने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उससे बाहर पोड़ की तरफ लाकर खड़ा कर दिया और फिर पढ़ाने में मशगूल हो गई। तभी उन्होंने बच्चों के चेहरे पर उभरते असमंजस के भाव देखे। देखा कि सभी बच्चे एक दूसरे को इशारा करते हुए अपनी सीट से निकलकर भागे। उन्होंने देखा अमृता लहराई और गिरने ही वाली थी कि गौरी ने उनको संभाल लिया। उनके मुंह पर पानी का छींटा डाला। उसकी डायरी में देखकर उसके घर फोन किया। तब उसकी माँ ने बताया कि वो 5 दिन से बीमार थी, दवा खाकर स्कूल गई थी। कमजोरी के वजह से शायद उसको चक्कर आ गया होगा। ये भी पता चला कि उसके पिता वकील हैं। ये सुनते ही गौरी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनको एक ही चिंता सता रही थी कि कल के न्यूज़पेपर में सबसे पहली यही न्यूज होगी कि स्कूल की अध्यापिका ने बच्ची को सजा दी और बच्ची बेहोश हो गई। मीडिया आएगी, उससे पूछताछ करेगी। लेकिन दूसरे दिन जब अमृता स्कूल के गेट पर ही दिखाई दे गई, तब जाकर उसकी जान में जान आई थी। गौरी को अमृता का इस तरह मिल जाना एक वरदान ही लग रहा था। वो उसका पूरा ध्यान रख रही थी। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए। गौरी बिल्कुल ठीक थी। अब उनके घर जाने का समय आ गया था। सुबह सुबह जब अमृता आई तब उसने कहा, मैं घर नहीं जाना चाहती। क्या तुम मुझे कोई जगह बता सकते हो जहाँ मैं अपने बाकी जीवन को शांति से गुजार सकूं? अमृता से उसकी आंखों की बिराने छुप ना सकी। उसने ऐसे बहुत सी लोग देखे थे जो अपने घर वालों की उपेक्षा की वजह से अस्पताल से घर नहीं जाना चाहते थे। ऐसे समय में वो खुद ही सबको समझा बुझाकर घर भेजने में अहम भूमिका निभाती थी। वो लोग शायद अपने परिवार से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते थे। वो बोली, मैम आप चिंता ना करें, मेरे घर में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है। आजकल माँ घर में सारा दिन अकेली रहती है। मैं तो सारा दिन ये अस्पताल में रहती हूँ। आपको मेरे घर में ट्यूशन दिलवा दूंगी, जिससे आपके पास अपने पैसे रहेंगे। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी मैम। ये कहकर अमृता ने उनको सहारा देकर उठा दिया। गौरी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। आज उनकी छात्री ने गुरु दक्षिणा में उसे अपने घर की शरण देकर उनके टूटे दिल को बिखरने से बचा लिया था। रक्षक भूत। 2 भाई अजय और समीर नहाने के लिए नदी के पास पहुंच गए थे। अजय की उम्र 12 साल और समीर की उम्र 9 साल थी। अजय ने कहा, समीर तुम किनारे पर रुको, पहले मैं अंदाजा लगा लेता हूँ कि पानी कितना गहरा है। ठीक है भैया, जरा संभल के जाना, बहते हुए पानी का क्या भरोसा। हाँ, यहाँ तक ठीक है, हम दोनों यहीं नहाएंगे। अब आ जाओ, देर मत लगाओ। समीर भी पानी में उतर गया और दोनों मिलकर नहाने लगे। फिर समीर ने कहा, अरे बाप रे, पानी में कुछ है। क्या हुआ? मेरे पैर में किसी ने छुआ, गुदगुदी सी हुई। अरे पगले, मछली होगी या मेंढक, ये पानी ही उनका घर है, वो इधर उधर तैरते रहते हैं। फिर समीर ने कहा, देख तेरी की, मैं भी क्या डर गया। दोनों हंसने लगे। समीर तैरने की कोशिश करता है और नदी के अंदर की तरफ चला जाता है। वहाँ पानी गहरा होने के कारण वो डूबने लगता है। समीर रुको, मैं आया। अजय ने लपक कर समीर को पकड़ लिया, लेकिन वो भी डूबने लगा। पानी गहरा था, दोनों ही डूबने लगे। बचाओ बचाओ।
अचानक एक सिर पर पगड़ी बंधे हुए इंसान वहां आए और वो दोनों को पानी में से बचाकर किनारे पर लेकर आ गए। समीर बेहोश हो गया था और उसके पेट में पानी भी भर गया था। उस अजनबी आदमी ने समीर को पेट के बल लेटाकर उसकी पीठ पर जोर देकर मुंह से पानी निकाला। कुछ समय के बाद समीर को होश आ गया। उस आदमी ने कहा, तुम लोगों को तैरना भी नहीं आता, तुम्हें इस तरह नदी में उतरना भी नहीं चाहिए। काका, गलती हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम दोनों की जान बचा ली। फिर उस आदमी ने कहा, अब तुम दोनों सीधे घर चले जाओ, मैं चलता हूँ। समीर और अजय ने देखा कि वो आदमी घने जंगल की तरफ चला गया। फिर समीर ने कहा, भैया ये कौन थे? हमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ, देखा तो मैंने भी नहीं है पहले इन्हें। बड़े ही भले इंसान हैं। दोनों भाई मटर गश्ती करते हुए पास के जंगल में फल खाने के लिए चले गए। एक पेड़ पर एक बंदर उछल कूद करते हुए फल खा रहा था। समीर ने कहा, बंदर भैया, कुछ हमारा भी ख्याल करो, 2-4 फल हमारे लिए भी टपका दो। बंदर मुंह बिचकाने लगा और समीर भी उसे चिढ़ाने लगा। समीर, तू इस बंदर से कुछ आशा मत कर, तू नीचे रुक, मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ और मीठे मीठे फल तोड़ता हूँ। इसके बाद दोनों मिलकर कुछ फल बड़े मजे से खाएंगे, बचे हुए फल घर ले जाएंगे। हाँ भैया, चढ़ जाओ और मीठे मीठे फल तोड़कर नीचे गिराओ। अजय पेड़ पर चढ़ गया और फल तोड़ने लगा। नीचे खड़ा समीर जोर से चिल्लाया, भैया बचाओ, जल्दी से आओ, भेड़िया आ गया। हट 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 समीर, डरना नहीं, मैं नीचे आ रहा हूँ। अजय पेड़ पर से नीचे उतरा भी नहीं था कि भेड़िए ने समीर पर आक्रमण करने के लिए मुद्दा बना ली। समीर बहुत ही डर गया था। भेड़िए ने जैसे ही समीर पर छलांग लगाई, वैसे ही वही अजनबी आदमी अचानक बीच में आ गया। उन्होंने भेड़िए के जबड़े पर जोरदार घूंसा मारा। भेड़िए वहीं गिर गया और फिर आक्रमण करने की सोच ही रहा था कि और एक जोरदार लात उसके मुंह पर पड़ी। भेड़िया लुढ़क गया और उठकर 9-11 हो गया। अब तक अजय पेड़ से नीचे उतरकर आ गया था। फिर उस आदमी ने कहा, मैंने तुम दोनों को सीधे घर जाने के लिए कहा था और तुम दोनों जंगल में आ गए। यहाँ बड़े खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, तुम्हें कुछ हो जाता तो? अब चलो, मैं ही तुम्हें छोड़कर आता हूँ। अजय और समीर दोनों शर्मिंदा होकर सर झुकाकर उनके साथ चलने लगे। जब गांव थोड़ी ही दूर पर ही रह गया, तब उन्होंने उन्हें फिर से समझाया। उन्होंने बोला, प्यारे बच्चों, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना, ठीक है? फिर अजय ने कहा, ठीक है काका, हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे। वो मुड़कर फिर जंगल की ओर चले गए। अजय और समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो उन्हें दिखाई नहीं पड़े। भैया, मैं कब से यही सोच रहा हूँ कि वो पगड़ी वाले काका अचानक से कैसे आ गए? क्या उन्हें कोई जादू आता है? समीर, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कितनी जल्दी से पानी में भी पहुँच गए। जब भेड़िए तुम पर हमला कर रहा था, तब भी वो अचानक आ गए और भेड़िए की ऐसी की तैसी कर दी। अभी भी जब हम पीछे मुड़े, तब वो अचानक गायब हो गए। वो दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में छोटे से बाजार की एक दुकान पर वो रुक गए। हमें ग्लूकोज बिस्किट दे दीजिए, भूख लगी है। दुकानदार ने पैसे लेकर दोनों को बिस्किट दिया और दोनों बड़े मजे से बिस्किट खाने लगे। समीर की नजर अचानक दुकान में लगी एक हार चढ़ी हुई तस्वीर पर पड़ी। समीर ने कहा, अरे ये तो उन्हीं काका की तस्वीर है जिन्होंने हमें आज 2 बार बचाया। हाँ समीर,
ये तो उन्हीं काका की तस्वीर है जिन्होंने आज हमें 2 बार बचाया, एक बार डूबने से और दोबारा भेड़िए से इन्होंने हमारी जान बचाई। बहुत भले इंसान हैं। फिर दुकान वाले ने कहा, बेटा क्या कह रहे हो? अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। 2 साल पहले इनकी एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है। ये मेरे बड़े भाई की तस्वीर है। देवता थे मेरे बड़े भैया, बहुत ही नेक और पराक्रमी इंसान थे। हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अब मृत्यु के बाद भी ये सभी के लिए परोपकारी ही बने रहें। फिर एक ग्राहक ने कहा, मैंने भी हाल ही में इनके दर्शन किए। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। 2 दिन पहले मैं भी रास्ता भटक गया था और इन्होंने मुझे सही राह दिखाकर गांव की सीमा तक पहुंचाया। फिर दुकानदार ने कहा, आज भी ये सबकी मदद करते हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इतना कहकर दुकानदार काका की आंखों में आंसू आ गए। अजय और समीर आश्चर्य से सब कुछ सुन रहे थे और वो सोचने लगे कि मृत्यु के बाद भी प्रेत आत्मा के रूप में इंसानियत जिंदा रहती है। भगवान के घर एक दिन जाते तो हैं सभी, पर नेकियां इंसान की मिटती नहीं कभी।